नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर धारा का बेसिक कंसेप्ट ऑफ करंट क्लोज कर दिया अपन ने। 2 लेक्चर बनते थे उस पे, एकेडमी वालों के लिए मैंने बता दिया। उसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवैन या अनुगमन वेग। धारा पर न्यूमेरिकल वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल ही करा पाऊंगा, जो उसमें एक मैं वीडी निकलवा देता हूं, एक में धारा ही विशेष स्थिति में। तो एक न्यूमेरिकल तो है साहब, 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल के तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है ना। एकेडमी वाले बच्चे न्यूमेरिकल का तरीका भी थोड़ा सा समझे। जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज बोली जा रही है वैसे वैसे लिख दे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट क्षेत्रफल, ये बोला गया 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। लिखते चले, साथ में यूनिट यानी मात्रक भी चेक करते चले, क्योंकि मात्रक अगर एसआई नहीं हुआ, या तो सभी एसआई में करो या सभी सीजीएस में, ऐसा ध्यान रखो है ना। तो ये तो सब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट क्षेत्रफल के तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित है। I = 5 एम्पियर, ठीक है ना। अब ये कहता है यदि आवेश वाहक चार्ज कैरियर का घनत्व 5 × 10⁻26 प्रति मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इसने बताई 5 × 10⁻26, 5 × 10⁻26 पर मीटर क्यूब। तो बस यहां पर कई जगह क्या होता है, अपने को मात्रक से समझ लेना चाहिए। जैसे देखा प्रति मीटर क्यूब, तो अपन समझ गए एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये ध्यान रखना, n संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान बताइए, यानी अपवहन वेग का मान बताइए, ठीक है ना। तो अपने को वीडी बताना है। वीडी बताने के लिए अपन जानते हैं, क्योंकि I = NEA वीडी, इसलिए वीडी = I/NEA। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जैसे उसे फिजिकल क्वांटिटीज दी, तो मैं समझ गया कि VD = E/m से नहीं निकलने वाला। वैसे मैंने देखो कंपटीशन का में हो सकता है कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल बैठता हो, लेकिन मैंने VD का जितना भी कैलकुलेशन देखा मैंने, है ना, तो वो इसी फॉर्मूले से देखा है मैंने। क्लियर? मैंने उस फॉर्मूले से VD निकालते हुए मेरे जहन में तो नहीं आया। हालांकि ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी देंगे तो रखेंगे वैल्यूज को, है ना। चलो सब VD तो पुट करो वैल्यू 5 एम्पियर एंड 5 × 10⁻26 ई जानते हैं अपन 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एरिया दे रखा है 4 × 10⁻⁻6, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। अब देख लीजिए क्या फाइनली बचता है। तो देखो नंबर में तो 2 हैं, 16 × 64 लिख देंगे उसको अपन, यानी 6.4। पावर देखें, पावर माइनस की 19, माइनस की 6, माइनस की 25 और प्लस की 26, तो अपॉन में +10 बच रहा है, यानी 10⁻1 बच रही है, और 6.4, तो 6.4 × 10 यानी 1/64 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल वो इसी लेवल का है ना। दूसरा न्यूमेरिकल है साहब, ये कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परिक्रमण
कर रहा है तो तुल्य धारा का मान बताइए। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल का मतलब मैं यूं कहना चाहता हूं कि इस न्यूमेरिकल में दो बातें मिलेंगी आपको। पहली बात तो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति से धारा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अपन निकालेंगे। दूसरी एक विशेष बात है कि जब आवेश अपने पथ की पुनरावृत्ति कर रहा हो तो धारा कैसे निकालते हैं। तो वह सवाल भी बोलता हूं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बोल रहा है 5 × 10⁻11 मीटर। ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बोल रहा है 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। अब सब ये न्यूमेरिकल मैसेज क्यों दे रहा है या ये न्यूमेरिकल किस पर्पस से इंपॉर्टेंट है वो समझिए। इस न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंट होने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बार बार पथ की पुनरावृत्ति कर रहा है तो धारा की गणना कैसे की जानी चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल के जरिए एक तो यह समझाया जाएगा कि जब आवेश पथ की पुनरावृत्ति करे तो धारा कैसे ज्ञात करते हैं। नंबर 2, अगर धारा का मान मिलता है, प्राप्त होता है, तो आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि किसी परमाणु के अंदर कक्षा में गति, इलेक्ट्रॉन की गति से धारा की उत्पत्ति होती है। अर्थात नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं धारा लूप की भांति व्यवहार करती हैं अगर धारा निकले तो। ठीक है साहब। तो पहला तो सब अच्छा। तीसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, वास्तव में अगर आप देखो तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। यह भी लगभग वही है ना। अगर आप प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग देखो तो 2.19 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है, लगभग यह भी वही है। तो इसका मतलब लिए गए मान भी एक्यूरेट है। ठीक है साहब। अब देखें साहब, धारा की गणना करनी, कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण तुल्य धारा ज्ञात करो। तो I बराबर आवेश बटा आवर्तकाल। अब यहां समझें आप, और आज के बाद ध्यान भी रखें कि जब भी आवेश अपने पथ की पुनरावृत्ति करता है तो धारा सदैव एक चक्र में ही निकाली जाती है। भाई एक चक्र में जो धारा है वही धारा रहेगी। मान लीजिए वो 5 मिली एम्पियर है, तो ऐसा नहीं कि दूसरा चक्कर काटने से 10 मिली एम्पियर हो जाएगी, तीसरा चक्कर काटने से 15 मिली एम्पियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक चक्कर में आप धारा निकाल ले तो मान लीजिए 5 मिली एम्पियर निकलती है, 10 निकलती, जो भी है, बस धारा वही रहेगी। तो जब भी आवेश अपने पथ की पुनरावृत्ति करे तो धारा सदैव एक चक्र में ही निकालें। क्लियर साहब। इसीलिए मैंने धारा बराबर आवेश बटा आवर्तकाल यानी एक चक्कर में लगा समय लिखा है। यानी I = आवेश की जगह तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का मतलब दूरी बटा वेग है ना, क्योंकि समय बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है 2πr। वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हो आप तो एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर बटा वेग जो दे ही रखा है ना। यानी धारा I = EV/2πr। अब वैल्यू पुट कर दीजिए साहब। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19, वेलोसिटी 2.2 × 10⁶ अपॉन 2 पाई की जगह आप लिख दो 3.14। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ये लिखी साहब 5 × 10⁻11। तो सब नंबर का सेटलमेंट कर लें, ये 2 से
ये कट गया 1.1 बार। ऊपर तो नंबर बचता है 1.6 एंड 1.1, नीचे नंबर बचता है 3.14 और इंटू 5। अब पावर देखें, -11 -19, ये माइनस की 8, माइनस की 8 में से प्लस की 6, तो ये हो गया माइनस का 2। अब साहब ये पॉइंट्स हटा दें सब जगह के, तो ये रह गया 16, ये हो गया 11, 2 दशमलव उठाएं तो नीचे आप इसको लिख सकते हो 314 इंटू 5, क्लियर, इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। क्लियर साहब। ये धारा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मिली एम्पियर या 10 की पावर -4 एम्पियर की परास में आएगी। ये इस बात का प्रमाण है कि सब नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन धारा उत्पन्न करते हैं, यानी कक्षाएं धारा लूप की भांति व्यवहार करती हैं। और एक चीज इसमें बताई दी आपको मैंने कि जब आवेश अपने पथ की पुनरावृत्ति करता है तो धारा एक चक्र में ही निकाली जाती है। अब 3 पार्ट में इस चैप्टर को देखा अपन ने, धारा वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आ जाओ सब नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध की शुरुआत कहां से होती है साहब? प्रतिरोध की शुरुआत होती है ओम का नियम से, है ना। ओम का नियम, ठीक है ना, ओम्स लॉ। क्लियर? देखो साहब एक बात को समझना, ओम्स लॉ कोई बहुत महत्वपूर्ण लॉ नहीं है, है ना। ओम्स लॉ कोई बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये है कि ओम्स लॉ के द्वारा प्रतिरोध का आगाज होता है ना। प्रतिरोध का श्री गणेश है। तो साहब ओम्स लॉ को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना। अभी कारण भी बता दूंगा क्यों ज्यादा एंटरटेन नहीं करना, लेकिन आपको शुरू रेजिस्टेंस ही करना है। देखो ये भी एक विचित्र सी बात है कि अभी रेजिस्टेंस के जो बेसिक टॉपिक है वो नहीं लाए जा रहे। पहले शुरुआत कहां से की जा रही है? ओम्स लॉ से। और इसी के मैं दौरान अभी देखो क्या बोलूंगा वो आप सुनना। चलो पहली बात कंडीशनल है साहब, ये आप ध्यान रखना कि ओम्स लॉ शर्त वाला लॉ है, शर्तें हैं इसके पीछे। ये साफ कहता है यदि चालक का काट क्षेत्रफल, लंबाई, ताप व स्वयं पदार्थ आदि भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, है ना। लंबाई, काट क्षेत्रफल, ताप, समझ गए होंगे आप, और स्वयं पदार्थ आदि स्थिर रहें तो सब पहली बात तो कुछ चीजें आपको शुरू में ही समझ लेनी चाहिए कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है ना। तो सब यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप, लंबाई, काट क्षेत्रफल और स्वयं पदार्थ आदि स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर सब, है ना। अब यहां से बात चालू कर देते हैं, यानी V इज इक्वल टू IR। क्लियर सब। यहां पर R एक समानुपातिक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनल हटाया तो R को लाया, है ना, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब अवरोध, स्पीड ब्रेकर है ना। आप किसी सिटी के अंदर चौड़े रोड पर चलो तो चौड़े रोड पर आपकी गाड़ी को दौड़ाने के लिए फ्री नहीं रखा जाएगा,
उस चौड़े रोड पर बीच बीच में स्पीड ब्रेकर रखे जाएंगे। अगर स्पीड ब्रेकर नहीं रखेंगे तो लोग बाग खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। स्पीड ब्रेकर क्या करता है साहब? आपकी गाड़ी की स्पीड को तोड़ता है, बार बार कम करता है, फिर आप एक्सेलरेट करते हैं, फिर स्पीड ब्रेकर आ जाता है। ये तो साहब अवरोध हुआ आपके मार्ग में या आपकी वाहन की स्पीड के मार्ग में, इसलिए उसको कहते हैं स्पीड ब्रेकर। हिंदी में कहें तो वह चाल अवरोधक ही है ना, ये शुद्ध हिंदी में। यहां भी धारा का अवरोध है, धारा के मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है विद्युत प्रतिरोध। तो साहब आर समानुपातिक स्थिरांक है जिससे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब लाइन को सेलेक्टिव लाइन से बहुत छोटा सा नियम है, विद्युत प्रतिरोध पदार्थ का मूलभूत गुण है, मौलिक नेचर है ये, या कहते हैं मौलिक प्रॉपर्टी है, पदार्थ में ये होती है, इसे लुप्त करना शायद संभव नहीं है, ये पदार्थ की मूलभूत गुण है। क्लियर? अब सब अगर डेफिनेशन निकालनी हो तो आप कह दो R बराबर V/I, चालक के सिरों पर विभवांतर वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, है ना। मात्रक देखें तो मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर हो रहा है, वोल्ट प्रति एम्पियर को बोलते हैं ओम, और सिंबल इसका ये है ना। तो साहब इसके मात्रक की भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लें, है ना। 1 वोल्ट विभवांतर हो, 1 एम्पियर धारा हो तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ओम। ये सब एसआई द्वारा यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा मान्यता प्राप्त तो नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बना उससे बोल रहे हैं ना। यदि 1 वोल्ट विभवांतर पर चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं, है ना। अब इसका महत्व खत्म होने जा रहा है मेरी इस बात को कहने से। ये बात जो मैं कह रहा हूं यही इसको पीछे पटक देती है। ओम के नियम का पालन चालक आंशिक रूप से करते हैं, मतलब कुचालक इसके नियम का पालन नहीं करता, अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता, मिश्र धातु भी ओम के नियम का पालन नहीं करती, चालक भी ओम के नियम का पालन पूर्णतः नहीं करता, मतलब आंशिक रूप से करता है। तो फिर स्वाभाविक रूप से ओम के नियम का महत्व कम हो गया जब इसका पालन अनेक चीजें नहीं कर रही और चालक खुद भी इसका पालन आंशिक रूप से कर रहा है। अब लास्ट में नॉट NOT, इसका पालन कोई भी नहीं कर रहा तो फिर प्रतिरोध की शुरुआत इससे क्यों, है ना। क्योंकि प्रतिरोध पढ़ना है मेरे को तो, और प्रतिरोध पढ़ने की शुरुआत कहां से करनी पड़ती है? ओम्स लॉ से। तो क्यों साहब? अब सुनो साहब, ओम का नियम प्रकृति का मूलभूत नियम नहीं है, प्रायोगिक नियम है, लेकिन ओम के नियम के द्वारा प्रतिरोध को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस नियम ने प्रतिरोध का परिचय दिया है ना, या प्रतिरोध से परिचित करवाया है। इसलिए जिन युक्तियों में कुचालक हो, अर्धचालक हो, मिश्र धातु हो, जिन युक्तियों में ओम का नियम लागू नहीं भी है उनमें भी प्रतिरोध की गणना ओम के नियम से ही की जाती है। तो ये इसका महत्व है ना। अब सब आ जाओ प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ओम का नियम तो समझा ही दिया, कंडीशनल है वो बता दिया। स्पेस अब मेरे पास कम बची है तो मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं अपन, चलो, है ना। अब आ जाओ सब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्याख्या, यानी जैसे मैंने आपको धारा का बेसिक पढ़ाया था, NEA/VD, तथा VD के बारे में बता ही दिया था, VD बराबर EE/m × τ।
तो वहां मैंने आपसे कहा था कि कोई भी चीज समझनी हो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इससे समझो, बोल पाओगे, कंसेप्चुअली समझ पाओगे। तो वही काम मेरे को करना है। तो साहब अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्याख्या है ना। तो साहब प्रूफ लिख दो ओम के नियम का, और क्या, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ है ना। हिंदी में बोल रहा हूं, टेंशन न लें, है ना। ओम के नियम की इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा व्याख्या, ठीक है साहब। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मतलब वही बेसिक द्वारा। अब कुछ नहीं करना, देखो साहब, I इज इक्वल टू NEA VD। यहां से चालू हो जाओ, कोई भी बात पूछे आप यहां से चलो। अब वहां तक चलो जहां तक आपको आपकी बात प्रूव नहीं हो जाए। अब ओम के नियम में तो V और I आना चाहिए ना। अब मैं इसको देखो तब तक चलाता जाऊंगा जब तक V नहीं आ जाए, बिकॉज VD बराबर बिकॉज क्या डायरेक्टली लिख देता हूं, है ना। VD मैंने दिखाई रखा है आपको। तो क्योंकि VD का मान हम जानते ही हैं, तो VD को हम रख दें, है ना। ये सब VD की वैल्यू रख दी, I बराबर NEA VD की वैल्यू रख दो साहब, है ना। अब आप समझे VD का महत्व, VD कितनी महत्वपूर्ण है। तो यानी I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टो अपॉन M इंटू E। V नहीं आया अभी तक भी, मेरे को V की जरूरत है ओम के नियम को प्रूव करने के लिए। तो आपको बस इससे चलना है, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, जब तक क्या नहीं आ जाए, जब तक आपके पास V नहीं आ जाए। अपन ने जैसे लास्ट लेक्चर में I और VD का जब रिलेशन लिया तो अपन ने A काट क्षेत्रफल व L लंबाई का बेलन लिया था। जो वायर कनेक्ट थे वो कांटों पर कनेक्ट थे, इधर का काट भी वृत्ताकार, इधर का काट भी वृत्ताकार, और उनके बीच की दूरी डिस्टेंस जो है D, वो कांटों के बीच की दूरी यानी बेलन की लंबाई L के बराबर थी, है ना। तो सब क्योंकि हमें पता है बेलन में जो हमने लिया था E बराबर V अपॉन D, और D की जगह क्या लिख दूं मैं, कांटों के बीच की दूरी L रखो सब। इसलिए I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टो अपॉन M इंटू E की जगह रख दो V अपॉन L। अब सब आपका V आ चुका है ना। अब इसको V बराबर IR में जमा दो, यानी V अपॉन I में जमा दो। अतः है ना, मैं स्पेस को रोकते हुए चल रहा हूं ताकि पन्ना या नेक्स्ट पेज से पहले मैं सारी बात कर लूं। V अपॉन I, V अपॉन I में अरेंज कर लें इससे, ML अपॉन NE स्क्वायर A टो। देख लो आप आराम से, V अपॉन I, ये ML ऊपर चले गए नहीं इसका। अब देखो सब, ये आपके पास V अपॉन I आया, है ना। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज ले रहा हूं। M कांस्टेंट है क्योंकि आप बात चालक की कर रहे हो। चालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg फिक्स है। E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यह भी फिक्स है। तो दो चीजें तो फिक्स हैं, यानी V अपॉन I 6 पदों पर डिपेंड करता था, 6 में से 2 तो फिक्स है। चालक की बात कर रहे हैं अपन, अलग अलग के लिए भी फिक्स ही रहेगा वो तो, फिलहाल चालक की कर रहे तो आप ज्यादा चक्कर में। अब 4 चीजें, L लंबाई, पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। काट क्षेत्रफल, है ना,
काट क्षेत्रफल, यह लिख दो पहले n, व ताप से डायरेक्ट अफेक्टेड है। ये चार चीजें स्थिर कर दो। ओम ने भी इन चार को स्थिर करने के लिए कहा था, देख लो आप, ओम में भी ये चार स्थिर थे। वहां भी मैं आपको एडवाइज कर रहा हूं कि इन चार को स्थिर कर दो। जब इन चार को स्थिर कर दोगे तो ये चार अपन ने क्या कर दिए, कांस्टेंट, स्थिर हैं। तो V अपॉन I इज इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर ए टो इज इक्वल टू नियतांक, और इस नियतांक को ही क्या कहा गया है, प्रतिरोध, है ना। तो इसका मतलब सब ओम का नियम सत्य है, ये बात बेसिक बोल रहा है। और यहां से भी पता पड़ गया कि R बराबर ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टो, यानी अब प्रतिरोध के बारे में आप खुल के बोलो, जो भी आपको बोलना हो। जैसे धारा के बारे में आप खुल के बोलो, जो भी आपको बोलना हो। अब आपके पास ये धारा प्रतिरोध का बेसिक आ गया, अब इससे बोलो, आप प्रतिरोध पढ़ाना चालू करो। तो सब अब अपन प्रतिरोध पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो मेरी बात को समझ गए, प्रतिरोध शुरू ओमसला से होता है, ओमसला का महत्व तो नहीं है, लेकिन वहां से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब तो अपने पास जो चीज है वो शानदार आ चुकी है। आर क्या है, कैसे है, सब दिख रहा है आपको। अब क्या बात करनी है, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब तो आपको इसी से तो बोलना है।